वालेकुम। आज जो चैप्टर हम करेंगे वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, दिस चैप्टर इज़ बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑन द बेसिक मैकेनिक्स यू लर्न। तो बेसिक मैकेनिक्स में आपने सर्कुलर मोशन भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, और ये चीज़ कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, ऑब्जेक्ट जो नॉर्मल मैकेनिकल सिस्टम्स में ऑब्जेक्ट्स किस तरह मूव करती हैं, ठीक है, स्पेशली सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा हुआ है। तो एक तरह से ये जो चैप्टर है जिसका नाम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, ये उसकी एक्सटेंशन होगा। अब ज़ाहिर सी बात है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं। एक सैटेलाइट क्या होती है? एक प्लानट के इर्द गिर्द घूमने वाली कोई भी चीज़। नेचुरल सैटेलाइट्स आर सच एज़ आर मून, मुख्तलिफ प्लानट्स के मुख्तलिफ नंबर ऑफ मून्स होते हैं, ठीक है। अर्थ का एक है, काफ़ी प्लानट्स के बहुत ज़्यादा मून्स भी हैं। और हमारे कॉन्टेक्स्ट में, अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एग्जिस्ट करती हैं जो टेलीकम्युनिकेशन और इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं ना, जिनके थ्रू क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ। वो भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे होता है, लेकिन उससे पहले जो फ़िज़िक्स है, जो उसकी मैकेनिक्स है, वो थोड़ी सी समझेंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि इसमें जो एक अहम स्पेशल फ़ोर्स है जो हमने अभी तक एक्सप्लिसिटली नहीं देखी, वो है ग्रेविटी। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं बिकॉज ऑफ देयर मासेस। तो इसको शुरू करने के लिए वी शुड स्टार्ट विद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो न्यूटन वाज ऑफन नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न एज इन जो फिज़िक्स 17th सेंचुरी के बाद बनी। तो ही हैड एन इम्पैक्ट ऑन वेरियस मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ फिज़िक्स, जिसमें ग्रेविटी भी एक है, ठीक है। तो वो मशहूर सेब वाली कहानी आपने सुनी होगी, जो कि मतलब कहा जाता है कि वो कहानी ही है, वो उसमें कोई सच्चाई की बात नहीं है। न्यूटन केम टू दीज रियलाइजेशंस थ्रू हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिक्स एंड अदर थिंग्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करती थी, ठीक है। बुनियादी तौर पे ग्रेविटी है क्या? न्यूटन इमेजिन्ड कि अगर दो मैसेज हैं, एक को आप m1 कहो, एक को m2 कहो, ठीक है, तो वो दोनों मैसेज अपने वज़न की वजह से, ड्यू टू द मास, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर ये एक r फासले पे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और उस फोर्स, दैट फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses, ठीक है। एंड इट ऑल्सो फॉलोज एन इन्वर्स स्क्वायर्ड लॉ, यानी कि वो रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जितनी दूर ये दो ऑब्जेक्ट्स जाएंगे एक दूसरे से, उतनी कम ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगी, ठीक है। और जितने बड़े मैसेज होंगे उतनी बड़ी ये फोर्स होगी। अब ऑफ कोर्स ये तो सिंपल एक रियलाइजेशन है, इसको अगर हम मर्ज कर दें तो प्रोपोर्शनैलिटी तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए, जैसे कि आपको पता है, हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ जो कांस्टेंट निकलता है वो कैपिटल G होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इक्वल और नॉट इवन कंपेरेबल टू द लोअर केस g, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये फिज़िकल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू इज़ 6.673 10 टू द पावर -11, ठीक है। और यूनिट्स क्या बनेंगे? अगर g को आप g का फार्मूला निकालो तो वहाँ से आप यूनिट्स दे सकते हो, ठीक है। ऐसे फार्मूला बन जाएगा, अगर इसे रीअरेंज करो तो क्या बनता है? ये न्यूटन है मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर, तो इसके यूनिट्स होने चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह आप यूनिट्स भी इसके देख सकते हो। एक चीज़ नोटिस करें कि ये कांस्टेंट, फिजिकल कांस्टेंट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रेविटी इज़ अ वेरी वीक फोर्स, ठीक है। आप आम किलोग्राम वाली ऑब्जेक्ट्स आपके घर में कितनी पड़ी होंगी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ सिग्निफिकेंट जब मास बहुत बड़ा हो जाए ऑब्जेक्ट्स का, जिस तरह कि प्लानट का मास है, अर्थ का मास, इट्स अलॉट, इट्स 10 टू द पावर 24 किलोग्राम्स, इस रेंज में आता है। यानी कि बहुत ट्रिलियंस ऑफ किलोग्राम्स का अर्थ का मास है, तब जाके आपको उसकी ग्रेविटी फील होती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पुल के हवाले से ये चीज़ हमारे पास आ गई। दूसरी चीज़ है एक, बस इसकी वेक्टर नोटेशन अगर हम देख लें, वी जस्ट नीड टू नो द फार्मूला, दिस इज़ द फार्मूला। इसके साथ एक माइनस साइन लगता है, ठीक है। आर एक पोजीशन वेक्टर है। अब ऑफ कोर्स ये तो हमने स्केलर के तौर पे फोर्स को देखा था ना, कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब जो फोर्स की डायरेक्शन होती है ना,
क्योंकि ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल है, तो रेडियस अगर इधर से इधर को रन कर रहा है आपका, मतलब m2 के लिहाज से देखो, जो रेडियस वाला वेक्टर है वो इस तरफ को है, ठीक है, इसलिए हमने रेडियस का पोजीशन वेक्टर यहाँ लगाया, जिसका मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, तो इट जस्ट टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी इस तरफ के लिहाज से इसकी फोर्स नेगेटिव इसलिए लगा दिए कि इसका उल्टा है, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्टिव होता है पोटेंशियल, अट्रैक्टिव पोटेंशियल्स में अक्सर ये नेगेटिव साइन आता है, ठीक है, तो दिस इज़ एन अट्रैक्टिव पोटेंशियल, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, हम ये कैपिटल जी कैसे फाइंड करेंगे, ये भी एक सवाल है। इसके लिए एक कैवेंडिश मेथड है जो यूज़ होता है टू डिटर्मिन दिस। अगर आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिकल समझ बूझ हो तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो फार्मूला है F=G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, जिसे हमने एक्सपेरिमेंट्स में किया, तो लेट्स सपोज आपके पास कोई तरीका है फोर्स निकालने का, मैसेस तो आपको पता लग सकते हैं, ठीक है, जो रेडियस है दरमियान वो भी पता लग सकता है, तो आप इधर ये चीज़ें पुट करो, इधर फोर्स निकालो, फिर आप ग्रेविटेशन का कांस्टेंट निकाल सकते हो, राइट। अगर ये चीज़ें भी नोन हो, फोर्स भी किसी तरह से आप नोन कर लो कि कितनी ग्रेविटी है इन दो चीज़ों के दरमियान, तो आप जी निकाल सकते हो। ऑफ कोर्स अभी जिस तरह मैंने मेंशन किया, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ग्रेविटी सिग्निफिकेंट होती है, तो आम एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाए, तो इसके लिए एक बड़ा इन्होंने इंटरेस्टिंग सेटअप लिया, विच इज़ अ रियल सेटअप। ये इतना कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं होता, लेकिन इसको हम बहुत ज़्यादा आइसोलेट करते हैं। वी क्रिएट दिस सेटअप इन अ ग्रेट अमाउंट ऑफ आइसोलेशन, यानी वैक्यूम भी हो, कोई हवा शवा ना हो, क्योंकि ग्रेविटी जिस स्केल पे अभी हम देखेंगे वो बहुत माइनर फोर्स होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक रस्सी लेते हैं, ठीक है, रस्सी के ऊपर यहाँ एक मिरर लगा होगा, ठीक है, और इसके दोनों अतराफ पे ऐसे करके यू शेप में हम दो बड़े मैसेज लगा देंगे, स्मॉल m, ठीक है। ऐसी हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। दिस इज़ फाइबर या थ्रेड, ठीक है, कोई भी किस्म की थ्रेड है, ये मिरर है, ठीक है, यहाँ से लेज़र लाइट आएगी, ठीक है, और यहाँ एक मैं ये बताता हूँ ये किस तरह इस्तेमाल होगा, ठीक है, ये एक स्केल है, ठीक है, आई टेल यू स्केल कैसे काम आता है, पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। अब देखो, अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, ज्योमेट्री देखो, ये रिजिड ऑब्जेक्ट है ना, ये इस तरह रॉड सा आपने लगाया हुआ है, तो ये सर्कल में घूमेगा अगर आप इसको घुमाओ, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक इस तरफ को एक कैपिटल M मैस छोड़ देते हैं, एक इस तरफ को, और उसको R फासले पे छोड़ते हैं, यानी कि R फासले पे छोड़ते हैं, ठीक है। अब R फासले पे हम क्यों छोड़ते हैं, अब देखो यहाँ एक कपल प्रोड्यूस होगा, अगर आपको टॉर्क के हवाले से इंफॉर्मेशन है मोमेंट्स के बारे में, कि देखो हाइपोथेटिकली सोचो, वैसे बड़ी छोटी फोर्स यहाँ प्रोड्यूस होने वाली है, एक फोर्स इधर को प्रोड्यूस होगी ग्रेविटी की, एक फोर्स इधर को प्रोड्यूस होगी ग्रेविटी की, और ये दोनों जब एक्ट करेंगी तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ट्विस्ट होगा तो क्या होगा, ये जो थ्रेड है ये भी ट्विस्ट होगा, इसमें टॉर्जन आएगी, इसको टॉर्जन कहते होते हैं, ठीक है। जब टॉर्जन आएगी तो इसके ऊपर जो मिरर फ्लैट लगा हुआ था, ये मिरर थोड़ा सा टिल्ट होगा, तो अगर यहाँ लाइट आके टकरा के यहाँ लग रही थी, तो मिरर के टिल्ट होने की वजह से अब लाइट टकरा के किसी और जगह पे मिरर से टकरा के ये स्केल के किसी और जगह पे जाएगी, ठीक है। तो उस लिहाज से आप स्केल की कॉन्फ़िगरेशन करोगे जो इसके अमाउंट ऑफ टर्न को कैलकुलेट कर सकता है। तो हाइपोथेटिकली हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं जिससे हम ये कैपिटल जी अब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक इन दोनों मैसेज के दरमियान फोर्स देखें, तो ये है G(m)m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। m कैपिटल M एक बॉल का मैस, स्मॉल m इस मूविंग बॉल का जो ये रॉड के साथ मूव करेंगे, ये कैपिटल M वाले मैसेज अक्सर फिक्स रखे जाते हैं, ठीक है, दोनों को मूव नहीं कराएंगे, ये कैपिटल M ये दोनों फिक्स्ड होंगे, ठीक है, ये रोटेट करेंगे उसके साथ, ठीक है। अब जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है एक्चुअली वो प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, ठीक है, एंगल जितना ये सबटेंड करेगा ये, और वो एंगल या स्केल से मेजर किया जाएगा, प्रोपोर्शनल होता है। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो एक कांस्टेंट c लगा सकते हैं, ये आ गया c थीटा, ठीक है। इसको टॉर्जन कांस्टेंट भी कहते हैं। अभी मैंने टॉर्जन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। टॉर्जन एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है फ़िज़िक्स में, स्पेशली जो लोग मैकेनिकल सिस्टम्स अगर आप लोग पढ़ें, किसी इस तरह की फील्ड में जाएं। देखो, शीयर का हमने पढ़ा था, टेंसाइल डिफॉर्मेशन और स्ट्रेचिंग, जो स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन होता है उनका पढ़ा। टॉर्जन होता है ट्विस्टिंग, ये फाइबर्स में
मेटल की वायर्स में पढ़ा जाता है, तो टॉर्जन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस लिहाज से आप समझें, क्योंकि यहाँ फाइबर लटकी हुई है ना ये, और ये ट्विस्ट करेगी ना, तो इसको टॉर्जन कहते होते हैं, ठीक है, या इसको ट्विस्टिंग भी कह सकते हो, लेकिन टेक्निकल टर्म फॉर इट इज़ टॉर्जन। तो इसको टॉर्जन कांस्टेंट हम कह रहे हैं, क्योंकि जितनी टॉर्जन आएगी उसमें, और जितना ये जितने एंगल से ये रोप ट्विस्ट होगी, उतना ही हमारे पास टॉर्क ज़्यादा होगा, ठीक है। अब 2 टॉर्क्स होंगे हमारे पास, ठीक है। अगर ये देखो, एक और हमने वेरिएबल यहाँ नहीं लिखा, ये जो लेंथ है, ये जो ऊपर वाले रॉड की, ये L है, तो इसकी जो आधी लेंथ है ये L/2 होगी, कि ये हमने सिमेट्रिक बनाया दोनों साइड पे, ठीक है। तो जो हमारे पास टॉर्क है 1, यानी कि इस फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से, इसके अंदर कितना टॉर्क आएगा, इसके अंदर कितना टॉर्क आएगा, ग्रेविटी की फोर्स है, तो ग्रेविटी की फोर्स क्या थी, Gmm डिवाइडेड बाय r²। मोमेंट आर्म कितना है, L/2। अगर, क्योंकि ये देखें ना, पिवट आपका ये वाली लाइन बनती है, ठीक है, ये जो पिवट एक्सिस है वो ये वाली लाइन बनती है, तो ये आ गया इंटू L/2। अब टॉर्क 2 इस वाले मैथ की वजह से होगा, तो टॉर्क 2 क्या आ जाएगा, Gmm डिवाइडेड बाय r² इंटू L/2। दोबारा वही आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक केस है। अब देखो, अगर आपको याद हो, दिस इज़ अ कपल, दोनों तरफ से ये कपल इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों जो टॉर्क्स होंगे ये कपल बनाएंगे। जिस तरह आप गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हिलाते हो, तो फिर आप एक इधर से फोर्स लगाते हो, एक इधर से लगाते हो, क्योंकि देखो ये दोनों रोटेशंस तो सेम ही है ना, फोर्सेस ऊपर नीचे हैं, लेकिन क्योंकि ये सर्कल पे फोर्सेस चल रही हैं जिसको टॉर्क कहते हैं, तो ये भी आपकी काउंटर क्लॉकवाइज है, ये भी काउंटर क्लॉकवाइज है। इसी तरह यहाँ भी देखो काउंटर क्लॉकवाइज का एक टॉर्क बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों की जो टॉर्क्स हैं वो सेम होने चाहिए, और जो टोटल टॉर्क आ जाएगा आपके पास, जो जिसको कपल कहते हैं आम ज़बान में, यहाँ जो टोटल टॉर्क आएगा, ये टोटल इन दोनों टॉर्क्स का मजमुआ होगा। इट वुड बी द सम ऑफ दीज टू, ठीक है। तो अगर सम करोगे, देखो L/2 का फैक्टर था, ये सिंपल मैथमेटिकल एक्सरसाइज है, ये बन जाना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके देख लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये चीज़ आपके पास आ जानी चाहिए अलजेब्राइकली, ठीक। अब देखो, हमने ऊपर भी टॉर्क के बारे में लिखा कि अच्छा, ये जो स्केल के थ्रू हमें टॉर्क दिख रहा होगा, ये c के बराबर होगा, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं अब, ठीक है। तो अब इन दोनों को इक्वेट करें तो हमारे पास आ जाएगा c इक्वल Gmm डिवाइडेड बाय r²। अब यहाँ से कैपिटल G किसके बराबर आ जाएगा, c r² डिवाइडेड बाय mml, ठीक है। बस दैट्स इट। तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, ये हम एक्सपेरिमेंटली अब फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो थीटा की कैलिब्रेशन की वैल्यू है, ये जो स्केल है कैलिब्रेटेड स्केल, इसके ऊपर वो थीटा डिस्प्ले करेगा। c टॉर्जन का कांस्टेंट है, और ये मैं आपको बता दूं, दिस डिपेंड्स ऑन द फाइबर, ठीक है, कि किस किस्म का आप फाइबर यूज़ कर रहे हैं, उसमें कितनी टॉर्जन हो सकती है, ठीक है। मेटल जो होती हैं, केबल्स होती हैं, उनमें टॉर्जन प्रोड्यूस करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। कॉटन की फाइबर्स में ज़्यादा होता है, उसमें स्ट्रैंड्स होते हैं, उनकी कन्फिग्रेशन, उनकी बनावट उन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हाउएवर हम उसको फाइंड कर सकते हैं, वो हमें कोई वैल्यू दे सकता है। थीटा की वैल्यू उस एक्सपेरिमेंट से निकल आएगी, आर की वैल्यू इन दोनों मैसेज के दरमियान इनिशियल जो डिस्टेंस था उसके हवाले से मिल जाएगी। मैसेज हमें पता है, ये रॉड का लेंथ हमें पता है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट खुद भी आप देखो कितनी छोटी वैल्यू है, 10⁻⁻11 है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें ये जो कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट है, ये बड़ी आइसोलेशन में और बड़े क्या कहते हैं, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस आप कह सकते हो, उसमें हवा या कोई भी ऐसी चीज़ का ताल्लुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रिसाइज और बड़ा मतलब नाजुक मामला है जिसको हम करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम ग्रेविटी का मदद लेके, ये ग्रेविटेशनल फार्मूला की मदद लेके कुछ बुनियादी कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहले है अर्थ का मास, ठीक है। अब अर्थ का मास कैसे फाइंड करोगे, आप खुद सोचते होगे हमें जी अर्थ का मास भी पता है, प्लैनेट्स के मास भी पता है, अब कैसे पता है। आप जब ग्रेविटेशन इस तरह एस्ट्रोनॉमी में या इस तरह चीज़ें देख रहे होते हो, तो आप सिर्फ कुछ ही चीज़ें देख रहे होते हो, ठीक है। जैसा सूरज का हम टेम्परेचर बता देते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओनली द लाइट दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द सन, विच इज़ रिमार्केबल, क्योंकि हम इनडायरेक्ट जो हमारी थ्योरी है उसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, उस पर हमारा एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम इनडायरेक्ट कैलकुलेशंस लेते हैं, क्योंकि हम टेम्परेचर डायरेक्टली ऑफ कोर्स थर्मामीटर तो नहीं लगा सकते सन के ऊपर, तो हम उसकी जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ के थ्रू अंदाज़ा लगाते हैं वो कितना हॉट है, ठीक है। और उसके अलावा हम प्लैनेट के मैसेज में भी इसी तरह का काम करेंगे कि प्लैनेट के मैसेज कितने हैं,
ये भी हम इनडायरेक्ट एविडेंस से लेंगे। तो हम पहले इसका एक थ्योरेटिकल सा नोटेशन बनाते हैं। ये अर्थ है, अर्थ का मैस आपको चाहिए, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस स्मॉल m है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मैस से अर्थ के सेंटर तक जो जिस फासला है उसको हाइट कह दो, और इसकी जो बेस का अर्थ की सेंटर से फासला है वो तो ऑफ कोर्स रेडियस होता है अर्थ का, ठीक है। अब जो फासला है, एक बात मैं बता दूं, प्लैनेट्स के हवाले से, जब क्योंकि प्लैनेट्स स्फेरिकल होते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लैनेट के ऊपर पड़ी हुई है, प्लैनेट के बाहर पड़ी हुई है, तो उसके लिए जब ग्रेविटी निकालोगे, क्योंकि ग्रेविटी का आप फार्मूला देखो क्या था, G(m1m2) डिवाइड बाई r², मतलब वो मैसेज उनके दरमियान का फासला, ठीक है। अब जो दरमियान का फासला आप निकालते हो वो सेंटर टू सेंटर फासला निकालते हो, ठीक है। मतलब अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का फासला निकालोगे, ठीक है। या अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटी है तो ऑब्जेक्ट का सेंटर से लो या ऑब्जेक्ट के बॉटम से लो, कोई मसला ही नहीं है, तो आप अर्थ का रेडियस ले सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ अप्रॉक्सीमेशन है, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट। यहाँ जो फोर्स है ग्रेविटी की वो है G(M)E, which is the mass of the planet, the other object which is the mass small m divided by r², ठीक है। अब रेडियस ऑफ अर्थ इसको लिख देते हैं, क्योंकि ये रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम रेडियस ऑफ अर्थ ले देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ पड़ी हुई, आपका सेंटर, अगर आप अर्थ के ऊपर खड़े हो, आपका सेंटर ऑफ मैस अर्थ से मतलब 2-3 फुट के से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। और अर्थ का जो रेडियस है टोटल वो 6400 किलोमीटर्स है। तो आप अपना सेंटर ऑफ मैस के लिहाज रखो या ना रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो माइन्यूट होता है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। अनदर फार्मूला फॉर द वेट इज़ mg, ठीक है। क्योंकि ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसको हम वेट भी तो कहते हैं, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को इक्वेट करते हैं। अगर ये इक्वेट करें तो आप देखेंगे कि m कैंसिल हो जाएगा, छोटा m कैंसिल हो जाएगा, जो कि आपका मैस था। अर्थ का मैस इस फार्मूला में रह गया जो कि हमें चाहिए था। तो मैस ऑफ अर्थ यहाँ से निकल आएगा, g गया, re² गया, एंड देन डिवाइडेड बाय कैपिटल G। अब ये G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है अर्थ पे। ये हम मैकेनिक्स के सिंपल एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं जो हमने पहले स्टडी किया। रेडियस ऑफ अर्थ, इसका वैसे कर्वेचर ऑफ अर्थ से ताल्लुक़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि जी मैस ऑफ अर्थ निकालने के लिए रेडियस ऑफ अर्थ कैसे निकाला, तो इसका जवाब ये है कि रेडियस ऑफ अर्थ हम कर्वेचर से निकालते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ का कर्वेचर पता है, आप किसी तरह कर्वेचर का अंदाज़ा कर लेते हो, तो आप उसका रेडियस निकाल सकते हो। और ये बहुत पुरानी ऑब्जर्वेशन ग्रीक टाइम्स में, फिर मुस्लिम टाइम्स में लोगों ने की हुई है, वेरी एक्यूरेट रेडियस ऑफ अर्थ की। वैसे आप याद रखो 6400 किलोमीटर्स है, ठीक है। अब इसमें जो भी वैल्यूज़ आप पुट करो, दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल एक्सरसाइज, बुक में जाएं और इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं इनको पुट करें, यू विल रियलाइज़ के द मास ऑफ द प्लैनेट अर्थ इज 6 × 10⁻24 kilograms, विच इज़ क्वाइट अ लॉट, ठीक है। तो दिस इज़ वन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वी डिड एंड इट्स रिमार्केबल दैट वी कैन डू इट। इसके बाद एक चीज़ है जिसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज एस्केप वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी needed to overcome the gravitational acceleration of a planet, ठीक है। देखो, किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड में होगे तो आपको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। आप उसके ऊपर जाते रहो, कोई वर्क डन करके आप हाइट गेन करते रहो, लेकिन वो आपको फिर भी अट्रैक्ट करता रहेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसी कोई इनिशियल स्पीड मिले कि यू कैन ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल, दैट स्पीड इज़ कॉल्ड, दैट मिनिमम स्पीड इज़ कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी। तो आप पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होती है, इट इज़ वर्क डन विच इज़ फोर्स टाइम्स डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स टाइम्स डिस्टेंस होगा G(m)m डिवाइडेड बाय r², ठीक है, इनटू r। अब ये कैसे आया, फोर्स टाइम्स डिस्टेंस होता है, तो फोर्स इन क्वेश्चन जिसकी पोटेंशियल हमने ओवरकम करना है वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है एट द सरफेस, जब आप सरफेस पे बैठे हुए हो, बिकॉज r इज़ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट and r is the distance through which you have to do the work done, which is the radius of the planet, ठीक है। अब ये r एक r इससे कैंसिल हो जाएगा and you will get G(m)m divided by r। अब हम एनर्जी इक्वेशन यहाँ लगाएंगे। ऐसी काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए वो पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम कर दे। तो मिनिमल कितनी चाहिए होगी, हमें इतनी चाहिए होगी कि वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाए। इतनी काइनेटिक एनर्जी जो अर्थ की ग्रेविटेशनल
पुल की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आप पे अंदर प्रोड्यूस हो रही है उसके बराबर हो जाए, ठीक है, तो उतनी काइनेटिक एनर्जी पे जो स्पीड होगी उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी तो पीछे रह जाएगी, तो फिर आप अर्थ से निकल जाओगे, ठीक है। तो हम लिमिटिंग केस में इसको इक्वेट करके वो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है mv², पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अभी हमने निकाला G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R, ठीक है। ये M कटा इससे, ये v² हो गया 2gm डिवाइडेड बाय R, और यहाँ से हमारे पास एस्केप वेलोसिटीज़ को इस तरह v एस्केप लिख दो √2gm डिवाइडेड बाय R। अब एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसमें हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज़ अ फिजिकल कांस्टेंट, तो इसके अंदर तो कोई डिपेंडेंस नहीं है, मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है और रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है। यानी आपकी एस्केप वेलोसिटी, इंटरेस्टिंग फैक्ट, और ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि ये आपके मास पे डिपेंड नहीं करता, आप जितने भी भारी हो आपने उतनी ही स्पीड गेन करनी है, ठीक है। अर्थ के लिए इट्स अमाउंट 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड, ये एक बड़ा अहम MCQ भी आता है। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी इज़ 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड, यानी कि मैं हूँ, कोई हाथी हो, कोई बड़ा रॉकेट हो, जिसको भी आपने एस्केप करवाना है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, उन सारों को इतनी ही स्पीड चाहिए, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी के फार्मूला में देखो कोई डिपेंडेंस आपके मास पे नहीं है, ठीक है, जो कि स्मॉल m था। स्मॉल m वाज द ऑब्जेक्ट्स मास जिसको आपने एस्केप करवाना है, ठीक है, तो उस पर डिपेंडेंस नहीं है। तो एस्केप वेलोसिटी प्योरली डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट एंड द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। सिमिलरली अदर प्लैनेट्स की एस्केप वेलोसिटी डिफरेंट होगी। आई थिंक जुपिटर की ज़्यादा, जो ज़्यादा डेंस प्लैनेट्स हैं उनकी ज़्यादा है, और सो ऑन, ठीक है, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेडियस, तो इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन यू कैन लुक एट द टेबल फॉर एस्केप वेलोसिटीज़, बट आपकी बुक में सिर्फ अर्थ की दी हुई है, ठीक है। और फॉर रेफरेंस 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड इज़ 25,000 माइल्स पर आवर, ठीक है। आप गाड़ी पे माइल्स पर आवर, किलोमीटर्स पर आवर पे देखते हो स्पीड, तो 25,000 माइल्स पर आवर की स्पीड चाहिए, जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट एस्केप कर सकती है। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और छोटा कॉन्सेप्ट आता है, जब वी हैव टू क्या कहते हैं, think about, that is orbital velocity। अब orbital velocity क्या है? orbital velocity is the speed with which you orbit। अब ये सबसे मज़े की चीज़ है, क्योंकि हमने ये पढ़ी हुई है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना। अगर कोई चीज़ ऑर्बिट कर रही है अर्थ के इर्द गिर्द, वो उसका जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से, उसको r कह दो। उस डिस्टेंस में क्या क्या चीज़ें हैं? अर्थ का रेडियस है, जिसको रेडियस ऑफ अर्थ को, और उस चीज़ की अपनी हाइट है। जैसे सैटेलाइट्स होती हैं तो उनकी हाइट होती है, आप कहते हो 20 किलोमीटर अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर कोई सैटेलाइट है, या 100 किलोमीटर ऊपर है, तो वो सैटेलाइट्स की जो हाइट है वो ये h है, और रेडियस ऑफ अर्थ तो फिक्स्ड है ऑफ कोर्स ज्योमेट्री की वजह से। अब अगर कोई चीज़ ऑर्बिटल स्पीड v से चल रहा है, कांस्टेंट ऑर्बिटल स्पीड वेलोसिटी जिसको हम कह रहे हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी से चल रहा है अराउंड द अर्थ, तो उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज़ गिवन बाय mv² डिवाइडेड बाय r, ठीक है। इसको v0 उन्होंने कहा है, v0 से मुराद ऑर्बिटल स्पीड, o फॉर ऑर्बिट, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल स्पीड है, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, बिकॉज इट्स गोइंग इन अ सर्कल, राइट। ये सर्कल की बेसिक ज्योमेट्री की वजह से जो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला निकाला था मैकेनिक्स वाले सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में, वो यहाँ काम आएगा। और याद है हमने कहा था कि हम इस ऑर्बिटल इस सेंट्रीपिटल फोर्स को अक्सर इक्वेट करेंगे, यानी कि इसको इक्वल पुट करेंगे जो इस फोर्स का फार्मूला है, ठीक है। किस फोर्स का? उस फोर्स का जो इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह बन गया है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है ये ज्योमेट्री की वजह से आता है, यानी कि इसकी जो ज्योमेट्री है, ये सर्कल है, सर्कल में चीज़ें मूव करेंगी, तो ये आम जनरल फिजिक्स से फार्मूला आता है। जो स्पेशल इसका फार्मूला है वो ग्रेविटी का फार्मूला है। इंटरेस्टिंगली जो भी चीज़ ऑर्बिटल में होती है, इवन द मून एंड अदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, वो फ्री फॉल में होती हैं इन अ सेंस, ठीक है, क्योंकि वो अर्थ के इर्द गिर्द ऐसे करके मूव कर रही होती हैं। द ओनली फोर्स ऑन देम इज़ बेसिकली योर वेट, जो उनका वज़न होता है, ठीक है। तो वज़न का क्या फार्मूला होता है? इट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड यू कैन राइट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एज g मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम कैपिटल M अक्सर मास ऑफ द प्लैनेट लिखते हैं, स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखते हैं, डिवाइडेड बाय r², उसका फासला अर्थ के सेंटर से या जिस भी प्लैनेट के सेंटर से, ठीक है।
क्योंकि एक ही फोर्स है अगर आप देखो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, राइट। यही होता है, आप इनको जो सैटेलाइट्स में इसी तरह होता है, सैटेलाइट को आप लॉन्च करते हो किसी ऑर्बिट पे, ठीक है, उसमें फिर एक दफ़ा इसको स्पीड दी होती है आपने, उसके बाद आप इसको ऐसा स्पीड नहीं देते, थोड़ी बहुत उसे मनूवर करते हो, और बस ये एक तरह से सिर्फ इसके ऊपर ग्रेविटी होती है, ठीक है। एक सवाल यहाँ जायज़ है कि ये नीचे क्यों नहीं गिरता, ठीक है। इन अ सेंस इट डज़, इसकी ट्रजेक्ट्री आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत छोटी होती रहती है, इसके अंदर कोई फ्यूल होता होगा, कोई ऐसे वो एडजस्टर्स होते हैं जो जिससे अपना ऑर्बिट थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता है। बाकी ये इतनी कैलकुलेशन करके इन सैटेलाइट्स वगैरह को भेजते हैं कि इट कीप्स ऑन गोइंग इन सर्कल्स इन इट्स ऑर्बिट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, एंड इट डजंट लूज अ लॉट ऑफ ऑर्बिट। तो हम इसको एग्जैक्टली इस तरह अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो these two forces are gonna equate because they are the same thing. तो यहाँ से m v नॉट स्क्वायर divided by r, and this is g capital M divided by r squared. r goes with r, m goes with n, and orbital speed takes an under root form g m divided by r, ठीक है। तो this is the orbital speed of any satellite. अब ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, अब यहाँ भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये आपकी सैटेलाइट के मास पे दोबारा डिपेंड नहीं कर रही, इट डिपेंड्स ऑन द इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस, ठीक है। यानी कि रेडियस के स्क्वायर रूट के रेसिप्रोकल, रेडियस के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हो, है, ठीक। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, यानी कि किस ऑर्बिट में जा रही है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जैसे जैसे आपका रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जिस तरह आप बड़े ऑर्बिट में अपने ऑब्जेक्ट को छोड़ना चाहोगे तो उसकी कम ऑर्बिटल स्पीड हो जाएगी, ठीक है, अगर वो नेचुरली अपने फ्री फॉल के अंदर ही जा रहा है। तो दिस इज़ बेसिकली द मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, जो ऑर्बिटल सैटेलाइट्स के हवाले से। अब इसमें एक आखिरी जो मेन कॉन्सेप्ट है बिफोर द मोर सो जिसमें फार्मूला इन्वॉल्व, वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। आई लीव द रीडिंग टू यू गाइस। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का बुनियादी कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जियो स्टेशनरी, ठीक है, जियो से मुराद होता है अर्थ, ठीक है, ठीक है, जिसमें जियो सेंट्रिक, जियो जियो जहाँ भी यूज़ है, जियो बेसिकली मीन्स अर्थ। स्टेशनरी मीन्स साकेत, ठीक है, स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इसका मतलब हुआ। कुछ सैटेलाइट्स, यानी कि इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि हम इस्लामाबाद में हम अपने ऊपर आसमान में देखें एक सैटेलाइट जा रही है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली रात को सैटेलाइट्स जो ट्रैवल कर रही होती हैं वो आपको दिख भी सकती हैं रिफ्लेक्शंस की वजह से सन के। तो खैर लेट्स सपोज ये एक सैटेलाइट हमारे ऊपर थी, अभी हम भी रोटेट कर रहे हैं अर्थ के ऑर्बिट में, जो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करती है, ठीक है, और ये सैटेलाइट भी साथ साथ चलेगी, ठीक है। यानी कि जब हम यहाँ होंगे तो इस सैटेलाइट को भी यहाँ होना चाहिए, यानी ये सैटेलाइट हमारे सर पे ही रहे 24 घंटे, ठीक है। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बड़ी अहम है टेली कम्युनिकेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए और ब्रॉडकास्टिंग के लिए, बहुत डिफरेंट चीज़ों के लिए बड़ी अहम है ये। उसकी वजह ये है कि अगर आप इस एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, अगर आपके पास एक स्फीयर हो, ठीक है, जो कि अर्थ है तकरीबन, उसके ऊपर अगर आप 3 सैटेलाइट्स की कवरेज दो, 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की, तो वो पूरे प्लैनेट को कवर कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह इन 3 120 डिग्री के ट्रायंगल टाइप रीजन्स में, वैसे 3 डायमेंशन में होंगे, ठीक है, उनमें ये अपने अपने एरियाज़ कवर कर सकते हैं और ओवरऑल अर्थ को कर सकते हैं, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी के कुछ फ़वाइद हैं जो कि ये हैं, ठीक है। अब इसमें बाकी तो लवाजमात लिखे हुए हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की वर्किंग हाइट जो है वो 35,800 किलोमीटर है अर्थ की सरफेस से, यानी कि ये ज़्यादातर जो इनकी ऑपरेटिंग हाइट होती है ये होती है 35,800 किलोमीटर्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, नॉट इंक्लूडिंग द रेडियस। रेडियस मैंने बताया था अर्थ का होता है 6400 किलोमीटर, तो दैट इज़ इन एडिशन टू दैट, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पर कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे जो कि अहम चीज़ है, ठीक है। ऑर्बिटल रेडियस, अब हमने इसमें फाइंड करना है ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। ऑर्बिटल रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला हमने पिछली दफ़ा देखा था, क्या था वो, ऑर्बिटल स्पीड इज़ अंडर रूट GM डिवाइडेड बाय R, ठीक है। अब
ये तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इससे हम ऑर्बिटल रेडियस का ताल्लुक कैसे निकालेंगे? ऑर्बिटल स्पीड भी मुझे नहीं पता बाय द वे, ठीक है। तो रेडियस का फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे कोई और स्कीम लगानी पड़ेगी। स्कीम में क्या लगा रहा हूँ मैं? ये स्कीम लगा रहा हूँ कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। तो ये अगर आपका प्लैनेट अपने एक्सिस के इर्द गिर्द एक दफ़ा टोटल, जिसको दिन कहते हैं, वो एक दफ़ा टोटल एक दिन में घूमता है ना, इसको 24 घंटे में घूमता है। तो ये सैटेलाइट भी, जो भी इसका एक्सटेंडेड पाथ है, ये इसको भी 24 घंटे लगने चाहिए, जब ही तो ये मेरे बिल्कुल ऊपर रहेगा, राइट? सही है। तो इसको भी 24 घंटे लगने चाहिए, ठीक है। और अब इसकी जो थोड़ी सी अगर हम इसकी ज्योमेट्री निकालें, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, वो यही वाला रेडियस है, ठीक है। ये जो पूरा इसने अभी सर्कल कवर किया है, इसका डिस्टेंस कितना है? 2πr। इसने जितना टाइम लिया उसको हम t कह सकते हैं, ठीक है। और ये इसकी ऑर्बिटल एवरेज ऑर्बिटल स्पीड हो जाएगी। तो ये हमने ज्योमेट्री के थ्रू फार्मूला निकाला। अब ये ऑफ कोर्स दो फार्मूलाज इक्वेट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इनको हम इक्वेट करते हैं। तो अब यहाँ से आ जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई कैपिटल T, और ये कैपिटल T याद रहे, ये 24 घंटे होगा, ये हम एंड पे पुट करेंगे, ठीक है। ये आ गया √gm डिवाइडेड बाई r, ठीक है। उसके बाद ये बन जाएगा 4π² r² डिवाइडेड बाई t², स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों साइड्स, gm डिवाइडेड बाई r। ये r³ बन जाएगा, असल में हमें r चाहिए, तो ये r³ बन जाएगा, ये बन जाएगा gmt² डिवाइडेड बाई 4π², ठीक है। अब यहाँ से r आ जाएगा क्यूब रूट, मतलब यहाँ क्यूब था, वहाँ 1/3 पावर बन जाएगी ना। फिर आ गया gmt² डिवाइडेड बाई 4π², और यहाँ r की पावर जब इधर जाती है, आपको पता है ये 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ द रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस इन विच द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट शुड गो। बिकॉज जियो स्टेशनरी के लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स लाजमी है। जो कंस्ट्रेंट्स हमने यहाँ यूज़ की, वो कंस्ट्रेंट क्या है? इस टी को फिक्स किया, क्योंकि ये टी अगर फिक्स नहीं होगा तो हम जियो स्टेशनरी की बात नहीं कर सकते। क्योंकि जियो स्टेशनरी के लिए ये टी 24 घंटे होना चाहिए, ठीक है, कि वो अपना पूरा ऑर्बिट जो 2πr उसका सरकमफेरेंस है, उसका सर्कुलर ऑर्बिट का, वो 24 घंटे में ही ट्रैवल करेगा, तभी वो हमारे लिहाज से जियो स्टेशनरी रहेगा, क्योंकि हम भी अर्थ के एक्सिस के अराउंड 24 घंटे में ट्रैवल करते हैं। तो अब बस यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। मास ऑफ द प्लानट इज़ गिवन, ठीक है, 6 × 10⁻24 जो भी हमने कैलकुलेट किया। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11। टी इज़ टाइम, विच इज़ 24 आवर्स, ठीक है। 4π² इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। अब इसमें एक छोटी सी चीज़, 24 आवर्स में आपको ख़ुद पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। 24 घंटे में 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटों में ये हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड। तो इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करना है, 24 × 60 × 60, तो ये आई थिंक 86,400 बनता है, 86,400। उसको पुट करना है, 24 नहीं पुट करना, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ से आप रेडियस निकाल लेते हो, और ये जो रेडियस निकलेगा आपका, ये बनेगा 42250 किलोमीटर्स, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने तो कोई और रेडियस बताया था, ये 35,800 किलोमीटर्स, यहाँ तो 42,000 आ रहा है। एक्चुअली बिकॉज ये वो तो मैंने हाइट बताई थी ना, वो मैंने बताई थी हाइट, यानी कि अर्थ की सरफेस से, यानी ये जो हमने निकाला ये तो पूरा निकाल लिया ना, अर्थ के सेंटर से उस तक। तो हमें ये जो अर्थ का रेडियस है, जिसको रेडियस ऑफ अर्थ कहेंगे, 6400 किलोमीटर, ये अगर माइनस कर लो इसमें से 6400, ठीक है, तो ये तकरीबन उतना ही बन जाएगा, ठीक है। ये 35,850 ही बन जाएगा, सही। तो ये आपके पास ऑर्बिटल चीज़ें आ गई, ये यूज़ ऑफ सैटेलाइट्स आ गया, ठीक है। इसके बाद ग्राउंड कम्युनिकेशन है। द लास्ट थिंग अबाउट सैटेलाइट्स इज़ कि उसमें किस किस्म के कम्युनिकेशन चैनल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो दैट कुड बी टेकन एज अ रीडिंग असाइनमेंट, बिकॉज देयर इज़ नथिंग टू टेक्निकल और फिज़िक्स रिलेटेड टू इट, ठीक है। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन हुई तो वी कैन डिस्कस दैट, बिकॉज इसमें 3 चैनल्स हैं, ग्राउंड है, ग्राउंड क्रॉसलिंक ग्राउंड है, और ग्राउंड यूज़र रिले है, ठीक है। ये 3 हैं, इनके साथ डायग्राम्स हैं एसोसिएटेड, विच मेक्स इट वेरी ईजी। जो बुनियादी सा खाका आपके जहन में बता देता हूँ, ताकि आप रीडिंग करते हुए थोड़ा सा आसानी हो। आपकी जो सेलुलर डिवाइसेस होती हैं, वो किसी जब आप रिंग करते हो किसी को, तो देयर इज़ अ सेंट्रल ऑफिस, जिसको यहाँ सेंट्रल ऑफिस कह रहे हैं लोग, ठीक है।
उनके थ्रू आपके जो सिग्नल्स हैं, बिकॉज योर फोन्स दे वर्क ऑन माइक्रोवेव रेडिएशन, ये हमने बात भी की थी पिछले चैप्टर्स में, माइक्रोवेव रेडिएशंस पे और रेडियो वेव्स पे भी ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। वैसे माइक्रोवेव पे करती हैं, तो माइक्रोवेव जो आपका कंट्रोल स्टेशन है वहाँ से आपके जो क्या कहते हैं डिफरेंट ये जो क्या कहते हैं जो टेलीफोन के वो होते हैं सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए जो बड़े बड़े पोल्स लगे होते हैं, ठीक है, इन पोल्स के थ्रू एक ग्राउंड स्टेशन तक ये सिग्नल लेंगे, ठीक है। डिफरेंट चैनल्स के थ्रू ये दुनिया पे ही, अर्थ पे ही होता है सब कुछ, ग्राउंड स्टेशन पे जाएगा जहाँ बड़ी डिश लगी होती है, ठीक है, ये डिश नुमा चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब द डिश थिंग डज वन थिंग, अच्छा, जो ये अर्थ के ऊपर डिश होती है, ये डिश फिर माइक्रोवेव्स भेजती हैं इनटू आउटर स्पेस, ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोवेव जनरेटर्स होते हैं प्रॉपर किस्म के जो लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए बना सकते हैं। फिर वो सैटेलाइट्स पे जाती हैं, ठीक है, और वो जो सैटेलाइट है वो फिर आगे किसी और ग्राउंड स्टेशन को ये ट्रांसमिट करके भेजेगा, वो रिसीव भी करती हैं, ठीक है, फिर वहाँ से दोबारा किसी टेलीफोन के खंभे को जाएगी और फिर किसी सेंट्रल ऑफिस पे जाएगी और फिर दूसरे यूज़र के पास जाएगी, ठीक है। अब इसके डिफरेंट चैनल्स हैं, एक चैनल है ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट, और सैटेलाइट से फिर दोबारा ग्राउंड स्टेशन, जिसको कहते हैं ग्राउंड कम्युनिकेशन, ठीक है। एक होती है क्रॉस लिंक, जिसमें एक ग्राउंड स्टेशन से एक सैटेलाइट पे जाता है और एक सैटेलाइट से फिर दोबारा एक और सैटेलाइट पे जाके फिर ग्राउंड स्टेशन पे जाता है, ठीक है, ये एक कन्फिग्रेशन होगी, ठीक है। एक ग्राउंड क्रॉस लिंक है, ग्राउंड क्रॉस लिंक, ये ग्राउंड क्रॉस लिंक हो गया, ठीक है, ये ग्राउंड क्रॉस लिंक ग्राउंड हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है ग्राउंड यूज़र रिले, ठीक है, जिसमें फॉर इंस्टेंस शुरू तो आपका सिग्नल ग्राउंड से होता है, ग्राउंड स्टेशन से होता है, जो कि ये बड़ी डिशेस मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है, सैटेलाइट तक जाएगा और सैटेलाइट से फिर किसी रिमोट यूज़र के पास जाएगा जिसके जो ग्राउंड पे ना हो, ठीक है, दे कुड बी इन एन एरोप्लेन और इन अनदर सैटेलाइट जो इंफॉर्मेशन को लेंगे, ठीक है। So this is the basic thing about telecommunication satellites that we use and the physics behind it. Okay.